Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. First of all, बुक्स आप लोगों को हैंड ओवर कर दी गई हैं एंड नेक्स्ट ऑन जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे सारा प्रॉपर वे से आप अपनी बुक्स में क्या करेंगे, नोटिंग करेंगे. क्लियर? बिकॉज पहले मैं आपको बता चुका कंटेंट जो हम लोग रीड आउट कर रहे हैं नेशनल लेवल की बुक में से रीड आउट कर रहे हैं. क्लियर? दैट मीन्स ये बुक जो इन हैंड आपके है, जो मनीष भंडारी की बुक हम लोग जो फॉलो करते हैं, सर मोर देन इनफ है. आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने आप में जो कंटेंट है मोर देन सफिशिएंट है. आईसीआई का भी मटेरियल हम लोग जरूर करेंगे बट आईसीआई के मैटर में हम जस्ट कर ले उनके जो क्वेश्चंस होंगे. क्लियर? जो मैथ के अंदर मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस हम सिर्फ क्लिक करेंगे क्योंकि लॉ इस बुक में भी सेम लिखा हुआ है एंड आईसीआई के मैथ में भी क्या लिखा हुआ है, सेम. सर ये बुक की जो आपके पास खासियत है, स्पेशली नंबर ऑफ टाइम्स मैं पहले भी बता चुका, इनकी मेन प्रेजेंटेशन, लॉ की जो लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पे यूज की हुई है काफी कंफर्ट लिखी हुई है, काफी इजी लैंग्वेज लिखी हुई है. और एज कंपैरिजन टू स्टडी मैट अगर मैं बात करूं, स्टडी मैट में आपके पास बेयर टेक्स्ट लिखा हुआ. क्लियर? दैट मीन्स जो एक्चुअल लॉ की लैंग्वेज होती है वहां पे वो लिखी हुई है. सर वो थोड़ी सी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, तो पहले नॉर्मली कॉन्सेप्ट को समझा जाए, उसकी लैंग्वेज को पकड़ा जाए कि प्रोविजन का वहां पे मीनिंग क्या है. इसीलिए हम आईसीए की मैट की बजाय अदर पब्लिशर्स को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि सर दीज बुक्स आर टू द बेस्ट. क्लियर? हाँ, आईसीआई का मटेरियल कवर करेंगे बट जस्ट एंड जस्ट ओनली फॉर क्वेश्चंस, कि प्रोविजन यहां से पढ़ाओ, रूल्स यहां से पढ़ाओ एंड आईसीआई के क्वेश्चंस आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. आपका एक एक क्वेश्चन डायरेक्टली इन प्रोविजंस के अंदर क्या होगा, कवर्ड होगा. क्लियर? सो इन द नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोग आज बेसिकली टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9. क्लियर? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. यहां पे जस्ट एक बार पीडीएफ में ओपन कर लूं अपनी, जस्ट अ मिनट. चैप्टर 9 ओपन करें जी अपनी बुक में. चैप्टर 9 ओपन करें. अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग आपके पास टॉपिक होगा एंड हम लोग ये टॉपिक अभी स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको क्लियर किया था कि हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं कंपनी लॉ के, जितने भी आप यहां पे रीड आउट करेंगे, क्लियर, सभी के सभी, एक मिनट जस्ट इसमें तो बेसिकली हमारी बात चल रही थी यहाँ पे कि चैप्टर 9 हम लोगों ने यहाँ पे पहले क्यों स्टार्ट किया एंड कंटिन्यूटी में आपको मैं चैप्टर नंबर 9 प्लस चैप्टर नंबर 10 जो आगे ऑडिट के रिगार्डिंग टू है, ये दो टॉपिक्स हम कंटिन्यूटी में क्या करेंगे, कवर अप करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो सीए इंटर का आप लोगों का सिलेबस है लॉ का, 60 मार्क्स की आपकी वेटेज रखने वाले टॉपिक जो है वो सिर्फ कंपनी लॉ है. दैट मींस 100 मार्क्स में 60 मार्क्स की कवरेज कौन करेगा, आपका प्योरली कंपनी लॉ, जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक आपके पास है. क्लियर? इस बुक के अकॉर्डिंग टू, ये नॉर्मली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे जितने भी आपके पास सेक्शंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उन टॉपिक्स को चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया. दैट मींस जैसे लास्ट हम लोगों ने डिस्कशन करी चैप्टर 3 के रिगार्डिंग अबाउट द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो वाला टॉपिक इन ऑल सेंस क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका. उसका नेक्स्ट ऑन इन टॉपिक्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, पहली बात. क्लियर? दैट मींस ये जो सेक्शंस ऑलरेडी कंटेन्ड इन द चैप्टर हैं, इनका आगे पीछे किसी के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा. सो हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक कभी भी पिक आउट कर सकते हैं.
एज सच मैंडेटरी नहीं है कि मुझे चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना होगा एंड फर्दर सेकंड थर्ड लाइन वाइज ही चलना होगा। क्लियर? इंटरेस्ट की बात है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता है कि कंपनीज के रिगार्डिंग थोड़ी नॉलेज हमें अच्छी मिले, कंपनी की वर्किंग कैसी होती है। अब जैसे टॉपिक का यहाँ पे नेम रीड आउट करें, क्या लिखा हुआ वर्ड जी, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। सर एक बात बताओ, कंपनी के जो अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं, क्या बेसिकली कोई इसके रिगार्डिंग टू बी सेक्शन है कि पर्टिकुलर जो कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन होंगे वो इस सिस्टम के बेसिस पे होंगे, उनकी जो अकाउंटिंग की जाएगी उसके लिए पर्टिकुलरली यही मेथड एम्प्लॉय होगा, एंड आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कहां पे मेंटेन होंगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। यस सर, कंपनीज के केस में देखो, आज तक हमने पार्टनरशिप फर्म के केस में एंड प्लस सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कभी ये रूल रीड आउट नहीं करा। सर आपकी इच्छा, आप कैश बेसिस यूज करना चाहते हो कैश बेसिस यूज करो, एक्रूअल बेसिस पे बुक्स बनाना चाहते हो आप अपने एक्रूअल बेसिस पे बनाओ। आज तक पार्टनरशिप फर्म के केस में एंड आपके सोल प्रोप्राइटर के केस में कभी ये बात नहीं है। बट कंपनीज के केस में मैंडेटरी है कि आपकी जो बुक्स मेंटेन होंगी वो एक्रूअल बेसिस पे ही होनी चाहिए। सर कैश बेसिस इज नॉट अलाउड फॉर द कंपनी। अब आपको सर आप ये बात कैसे कह सकते हो? मैं कहा जी मैं नहीं कह रहा, ये पर्टिकुलरली कौन बोल रहे हैं, सेक्शंस बोल रहे हैं। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपकी जो बुक्स मेंटेन होंगी, आप जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो पर्टिकुलरली किसके बेसिस पे करोगे, एक्रूअल बेसिस पे। एंड अच्छा सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या इसके रिगार्डिंग टू भी कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस या पर्टिकुलर लॉ है? यस, यहां पे कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आप एक बात समझ नहीं रहे कि सर कंपनीज के ऊपर एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन मेंटेन करने के लिए यहां पे ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो, कंपनी बनाकर काम कर भी रहे हो, आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। जैसे पार्टनरशिप फर्म में मेरी मर्जी, मैं एंट्री जैसे मर्जी घुमाऊं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी मेंटेन करूं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ने मुझे आज तक ऐसा कुछ बताया ही नहीं। आप इवन फाउंडेशन में रीड आउट कर चुके हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ा है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड कोई वर्ड आपने रीड आउट किया? ये क्लॉज ही आपने दो केसेस में पढ़ा होगा, एक तो एलएलपी के केस में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और एक पढ़ा होगा किसके केस में, कंपनीज के केस में। सर सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई रूल ही नहीं है। आप देखो सर, आपने अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करनी है। इफ यू थिंक कि कैश बेसिस इज सूटेबल तो कैश बेसिस पे बना लो, मर्केंटाइल सिस्टम इज यूजेबल तो मर्केंटाइल सिस्टम पे बना लो, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सर कंपनीज में ऐसा नहीं चलेगा। कंपनीज में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इन सेक्शंस, तो तुम्हें सेक्शंस के अकॉर्डिंग टू ही क्या करना होगा, वर्क करना होगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे सेक्शंस देख रहे होंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर ही मार्जिनल हेडिंग्स। क्लियर? मोटा मोटा सा ओवरव्यू। क्लियर? मैं हल्की सी इंट्रोडक्शन यहां से दूंगा पहले कि सर ये बताओ, अकाउंट्स ऑफ कंपनी तो एक पर्टिकुलर नेम हो गया, एक चैप्टर का नेम हो गया, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हम लोग कवर अप करेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेक्शंस हमने यहाँ पे रीड आउट करने हैं। तो सेक्शन 128 से लेकर 138 तक, 128 से लेकर 138 तक आपके टोटल 11 सेक्शंस हुए। ये 11 सेक्शंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। क्लियर? एंड सर 139 से, इससे नेक्स्ट 139 से लेकर 148 तक ये कौन कवर करेगा, चैप्टर नंबर 10। तो मैं पर्टिकुलरली पहले कंपनीज एक्ट का ये 20-21 सेक्शन जो हमारे पास हैं, पहले आप इसको कवर अप करते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। थोड़ा सा आपको ना ऑडिटर वाली फीलिंग भी आएगी कि लेट इट बी, हम सर हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कम से कम बताओ तो सही हमारी वर्किंग क्या है, हमारा काम क्या है। हाँ इतना जरूर सुना है कि सीए साहब वो ऑडिट करते हैं जी। क्या ऑडिट करते हैं? ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, मैनेजमेंट और आपके बीच में क्या कम्युनिकेशंस होंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। क्लियर? अब जैसे नंबर वन की अगर मैं बात करूं, सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 128 के अंदर, जो आज हम रीड आउट करेंगे आफ्टर दैट, बुक्स ऑफ अकाउंट एटसेट्रा टू बी केप्ट बाय, किसके द्वारा, कंपनी।
कंपनी ने अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करेगी? क्लियर? कहां उसकी लोकेशन होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या कवर अप होगा, एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड सर, अगर सेक्शन 128 का आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, अगर आपने इस प्रोविजन को तोड़ा, तो सर आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगी? ये होल इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन सेक्शन 128। एंड प्लस कभी भी क्वेश्चन अगर मान लो लेटेड भी आपके पास आता भी है विच इज रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द कंपनी, तो आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 128 में जाए, सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या होगी? कंटेन्ड। एंड वन बाय वन, जैसे 129 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, 130 है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। सर एक बात बताओ, जो अकाउंट्स मेरे एक बार क्लोज हो चुके, आपको नॉर्मली पता है सर, आप जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स आप एफएस बनाएंगे, एफएस मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका ट्रेडिंग पीएल या कंपनीज के केस में आप वर्ड बोलते हो एसपीएल, एंड बैलेंस शीट हम बनाएंगे, सीए साहब उसका ऑडिट करेंगे, ऑडिट उसका हो चुका, क्या वो अकाउंट्स जो ऑडिटेड हैं, एंड कंपनी के केस में तो वैसे ही मैंडेटरी है सर ऑडिट करवाना, कंपनी के केस में तो मैंडेटरी है बाय लॉ कंपनी ऑडिट करवाना, तो क्या मैं उन अकाउंट्स को दोबारा ओपन कर सकता हूं? क्या मेरे पास कोई ऐसी पावर है? यस, यहां पे एक सेक्शन 130 एंड 131, दो सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, क्लियर, जिसमें आप प्रोविजंस रीड आउट करेंगे अबाउट द वॉलंटरली रिवीजन, कि अगर आप करना चाहते हैं, या कभी इनकम टैक्स वालों को, सेबी वालों को, किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को अगर लगा कि आपके अकाउंट्स को रीओपन किया जाए, तो वो आपके अकाउंट्स रीओपन भी करवा सकते हैं, आपको वहां पे चेंजेस के लिए फोर्स भी कर सकते हैं, क्लियर? तो ये प्रोविजंस पढ़ेंगे, एंड वन बाय वन नए नए पॉइंट्स यहाँ पे क्या करेंगे? डील करेंगे। सो सेक्शंस की अगर डिवाइडेशन की बात करें, 128 से लेकर 138 तक लास्ट सेक्शन हमारा कौन सा जी? इंटरनल ऑडिट को लेकर। यहाँ पे एक हल्की सी टर्म आपके लिए नई आएगी, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, क्लियर? सो ये सेक्शंस हम कवर करेंगे चैप्टर 9 में, एंड नेक्स्ट ऑन 139 से 148 तक ये कवर अप करेंगे चैप्टर 10। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सर नीचे सबसे पहले कहते टॉपिक बाद में स्टार्ट करना, सबसे पहले मैं ये बताओ एफएस का मीनिंग क्या है? अभी तक तो मैं यही समझ रहा था सर, एक वो जो तुम एसपीएल और बैलेंस शीट बनाते हो ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। क्या सिर्फ वही होती हैं? नहीं, कंपनीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत कुछ और इंक्लूड किया गया, लाइक नोट्स टू अकाउंट्स एंड एग्जिट्स जो आप लोग बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स जो बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, सर वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्या सर एफएस की डेफिनेशन सारी कंपनीज के लिए सेम? नहीं। अब कंपनीज तो सर आपने काइंड्स ऑफ कंपनीज अलग अलग रीड आउट करी, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है, डोरमेंट कंपनी है, ये सारे बेसिक्स हम लोग फाउंडेशन लेवल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या सर सबको ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉमन मेंटेन करनी होगी क्या? इतना बड़ा बंच क्या आपको सबको मेंटेन करना है? नहीं, लॉ ने कुछ केसेस में, जैसे स्मॉल कंपनी के केस में, डोरमेंट कंपनी के केस में, ओपीसी को कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की हुई है, क्लियर? पढ़िए वन बाय वन। सबसे पहले एंड लेटेस्ट नवंबर 18 के अंदर भी आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बुक ये भी आपको रिप्रेजेंट करती है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये लेटेस्ट कौन से एग्जाम्स के अंदर कवर अप हो चुका, क्लियर? सो पढ़िए द टर्म The term financial statement is defined under clause 40 of section 2 as follows. एंड सर एक चीज आपको याद होनी चाहिए, आई थिंक सो पहले भी फाउंडेशन लेवल पे भी आपको बताया होगा, जितना भी डेफिनेशन है ना, सारा का सारा डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेक्शन 2 के अंदर क्या है? एक्सप्लेन क्लॉज वाइज। अब सेक्शन 2 का क्लॉज 40 ये चीज क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जहां भी कंपनीज एक्ट 2013 में, जहां भी कंपनीज एक्ट 2013 में वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा ना, उसका मीनिंग मैंने वन टाइम यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, तो उसका मतलब ये है जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू, स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है? कंपनी। मतलब सर अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है ना, मतलब नहीं है, वो आपका अलग कॉन्सेप्ट है। ये डेफिनेशन कंपनीज के केस में है, क्लियर?
इंक्लूड्स नंबर 1 क्या लिखा हुआ जी? बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट तो वैसे भी आती है, क्लियर। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन एक्टिविटी फॉर क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट। तो उस केस में सर आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं होता, वहां पे ऑटोमेटिकली वर्ड आप रिप्लेस कर लेंगे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहीं आपको इधर प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है, अरे नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 वाली जो कंपनीज हैं, एनपीओस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी होता है, वहां पे क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो अकाउंट आपको वहां पे बनेगा, क्लियर। यस, नेक्स्ट इज, ये आ गया जी वर्ड, क्या है लिखा हुआ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब सर कंपनीज के केस में मैंडेटरीली कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी बनेगी ही बनेगी। अगर ये साथ में अनेक्स्ड ना हुई, अगर ये साथ में नहीं लगाई, तो आपकी एफएस कंप्लीटेड नहीं मानी जाएगी, क्लियर। तो अगर एफएस की डेफिनेशन को, क्राइटेरिया को पूरा करना चाहते हैं, सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी मैंडेटरी है। आगे, एंड नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको शॉर्ट वर्ड हम बोलते हैं SOCE, सॉकी, क्लियर। शॉर्ट वर्ड हम क्या बोलते हैं? सॉकी। अब ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया ना, अच्छा देख, इसमें एक ब्रैकेट में देख रहे हो वर्ड क्या लिखा हुआ है? इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल मींस सर, हाँ वो तो मुझे भी पता है, इंडेस 1 के अकॉर्डिंग टू, एंड यहां पे भी एक पॉइंट और आता है। अब आप पूछेंगे इंडेस का मतलब क्या हुआ? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट सर आपके सिलेबस में, सीए इंटर के सिलेबस में नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं। ये इंडिया की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी ने दोबारा रीड्राफ्ट किए हैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लियर। तो हमारे सिलेबस में तो वो पहले जो स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं ना, जो स्टार्टिंग +1 +2 में भी आपने सुना होगा, नेक्स्ट वन कभी पढ़े भी होंगे या अब प्रॉपर पढ़ेंगे, हमारे वाले में इंडेस नहीं है। हमारे वाले में वही सिलेबस का पार्ट है जो एएस नॉर्मल पहले पढ़ते थे, क्लियर। इंडेस आपके सिलेबस में आएंगे, बट फाइनल के सिलेबस में आएंगे, फाइनल में पढ़ने ही इंडेस, और कुछ है ही नहीं। न्यूमेरिकल भी नहीं है सर, ये मान लो न्यूमेरिकल अगर कोई होगा भी ना, तो वो कहां पे होगा? इस इंडेस के अंदर ही होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ही होगा। तो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो कौन सा है? प्रीवियस वाला पार्ट ही है, क्लियर। तभी इसने वर्ड पता क्या कहा? अगर आपके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है, आप अपनी कंपनी का वो इंडेस का क्राइटेरिया चेकआउट करो, अगर तुम्हारी कंपनी पे इंडेस एप्लीकेबल है, तो सर एक ना सॉकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या बनेगी? पार्ट। अब आपके लिए वर्ड आता है, क्या लिखा हुआ है? इक्विटी। इक्विटी मींस नेटवर्थ, इक्विटी शेयर्स नहीं बोल रहा, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स। सर शेयर होल्डर फंड्स लिखते हो ना बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट वर्ड क्या लिखते हो आप? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या आता है? क्या क्या वर्ड आते हैं जी? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इनके अंदर जो भी चेंज आएगा ना, जो भी चेंज आएगा, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के द्वारा प्रॉपर बना के उसको क्या करो? एक्सप्लेन करो। एंड इंडेस 1 के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट का क्या गिवन है? फॉर्मेट गिवन है। एक एक चीज यहां पे डिफाइन कर, इक्विटी कितनी चेंज हुई, प्रेफरेंस कितने चेंज हुए, रिजर्व एंड सरप्लस स्टार्टिंग में कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंज हुआ, क्या एडिशन क्या डिलीशन, सब कुछ इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्या करना होगा? एक्सप्लेन। बट सर नॉट मैंडेटरी ऑन एवरीवन। इफ इंडेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, देन आपको ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है, नहीं अदरवाइज आपको ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज एनी, क्या लिखा हुआ आगे वर्ड? एक्सप्लेनेटरी note annexed to or forming part of any document referred to in subclause 1 and subclause 4। मतलब ये ऊपर जितनी भी आपने 4 पॉइंट कहे, 4 पॉइंट्स में क्या क्या आया? बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इनको समझने के लिए आप जो भी अनेक्शर्स देंगे, जो भी नोट्स टू अकाउंट्स देंगे, वो भी आपकी कैश फ्लो वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही क्या है? पार्ट। एंड सर आई थिंक सो बैलेंस शीट का अगर फ्रंट फेस आपके पास है ना, फ्रंट पेज आपके पास है, एसपीएल का फ्रंट पेज आपके पास है, आपको बैलेंस शीट तो पढ़नी नहीं आएगी जब तक उसके क्या नहीं होंगे? नोट्स टू अकाउंट्स नहीं होंगे। आप तो क्या करते हो? इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 12, लो जी इतनी अमाउंट।
अब वो अमाउंट बनी कहां से, ये कौन सा आपने एसपीएल में बताया, ये अमाउंट कहां पे कंटेन्ड है, जाके 12 नंबर वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट मतलब नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 12 देखो, वहां से समझ आएगा अच्छा ये वैल्यू ऐसे बनी, इसमें क्या क्या कंटेन्ड है, इंप्लॉइज के रिलेटेड कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो सर सबसे ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है वो किसमें गिवन होती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज हाउएवर However, the financial statement may not include the cash flow statement if the company is इफ द कंपनीज, मतलब सर एग्जम्पशन, किस बात की एग्जम्पशन, कहते हैं वो जो तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की बात कर रहे थे ना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है अगर कंपनी क्या है, अगर कंपनी ओपीसी है, ओपीसी मींस 1% कंपनी, सेकंड इज स्मॉल कंपनी, थर्ड इज डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट मींस स्लीपिंग कंपनी विच इज होल्डिंग सम एसेट्स फॉर फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब सर एट प्रेजेंट यू आर नॉट एक्टिव ना, आप ऑपरेशन में तो नहीं हो ना, सिंपल सी बात। आपने आरओसी को एप्लीकेशन देकर एक डोरमेंट का स्टेटस, एक स्लीपिंग का स्टेटस क्या किया हुआ है, ऑब्टेन। तो जब आप हो ही स्लीपिंग तो इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो कैश फ्लो रहने दो, आप अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट और एसपीएल ही दे दो, बहुत है, और साथ में तुम्हारे वो नोट्स टू अकाउंट्स, क्लियर। एंड लास्ट इज प्राइवेट कंपनी, नॉट एवरी प्राइवेट कंपनी, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ साथ में, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज, क्या है, स्टार्टअप, क्योंकि आजकल मिशन इंडिया, जो नॉर्मल स्टार्टअप इंडिया के नाम से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सर अगर आप एलिजिबल हो, आपकी कंपनी स्टार्टअप के अंदर है, देन आपको, और प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप वाली कंपनी है, देन आपको एग्जम्पशन दे दी गई, कैश फ्लो इज नॉट सो मैंडेटरी कि आपको बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्लियर। अगर अकेली बैलेंस शीट और एसपीएल भी दे देते हो काम चलेगा, क्लियर। पढ़िए सच कंपनी, और पढ़ना सीख लो, आगे क्या लिखा हुआ वर्ड एंड मतलब क्या ऐसे एग्जम्पशन दे देंगे क्या, क्या अगर तुम ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, डोरमेंट हो, प्राइवेट स्टार्टअप वाली हो, क्या छोड़ देंगे क्या, नहीं नहीं सर, एंड मतलब प्लस डबल कंडीशन, क्या, सच कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट in filing with the registrar its financial statement under section 137 और annual return under section 92, जिसको सिंपल वर्ड्स में मैं हमेशा वर्ड क्या लिखता हूं, एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड एनुअल फाइलिंग में दो ही पॉइंट्स आते हैं, 92 के अंडर एनुअल रिटर्न जो आरओसी को सबमिट होएगी, क्लियर, एंड 137 के अंदर आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स जब ऑडिट हो जाएंगी, आरओसी के पास मैंडेटरीली फाइलिंग होनी चाहिए, अगर आप फाइलिंग नहीं करवाएंगे डिफॉल्ट काउंट होगा, देन एग्जम्पशन नहीं है, देन एग्जम्पशन नहीं है। सिंपल सी बात है, लॉ तुम्हें रिलैक्स कर रहा है, एक तरफ डिफॉल्ट कर ले और दूसरी तरफ रिलैक्स करेंगे, ये तो नहीं होएगा ना। अगर आप क्लीन हो, अगर आपका ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं है, ले लो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं, कोई सीएफएस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सो यहाँ पे डबल कंडीशन है, आप उन चार में से प्लस एनुअल फाइलिंग का कोई भी आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर। एंड नंबर ऑफ टाइम्स ये डिफॉल्ट आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स बताएगा कि सर द कंपनी हैज नॉट बीन कमिटेड एनी डिफॉल्ट फॉर द एनुअल फाइलिंग या फाइलिंग ऑफ FS with the registrar under section 137 and annual return या और annual return under section 92, तो आपका कोई भी annual filing का default नहीं होना चाहिए। Next is, yes please, explanation. For the purposes of this act, the term startup or startup company means a private company incorporated under the company. अच्छा, वर्ड क्लियर ही कर दिया, स्टार्टअप में कवर्ड ही कौन है, कवर्ड ही कौन है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब ही नहीं, पब्लिक कंपनी का मतलब ही नहीं है, क्लियर। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू बनी है, और मे बी प्रीवियस, अरे सर नया एक्ट आने से तेरी प्रीवियस कंपनियां बंद थोड़ी हो गई, वो भी तो चल रही हैं, तो मे बी तुम 2013 के अंडर बने हो, मे बी तुम 1956 के अकॉर्डिंग टू बने हो, दोनों ही वैलिड है, क्लियर। एंड क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन नंबर जो इन्होंने निकाली है, हमें ऐसा सच याद करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट नॉर्मली क्या कहना है, स्टार्टअप कंपनीज आर दोज प्राइवेट कंपनीज which are incorporated as company under this act or any previous act, and क्या लिखा हुआ है, by the issued by the, और आपने ना अपना स्टार्टअप रिकॉग्नाइज की है इन अकॉर्डेंस विद
जो वर्ड लिखा हुआ है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से, वो जो इन्होंने स्टार्टअप डिफाइन किया था ना, अगर आप उस स्टार्टअप में एलिजिबल हैं, अगर आप उस स्टार्टअप में क्या है फॉल करते हैं, देन सर आपको CFS बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मतलब एक वर्ड डिफाइन कर दिया कि स्टार्टअप का मतलब क्या है। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप डिक्लेयर किया कि हम इनको स्टार्टअप मानेंगे, जिनकी ये कंडीशंस होंगी, ये एलिजिबिलिटी होगी, देन सर हम उनको कवर करेंगे, नहीं अदरवाइज आप स्टार्टअप में कवर्ड नहीं। क्लियर? तो थोड़ा सा इलेबोरेट तो कर देना, कहीं तुम अपने आप को समझ रहे हो कि मैं तो स्टार्टअप के अंडर कवर्ड हूं, मुझे तो कैश फ्लो बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या चेकआउट करवाना? क्या आप उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो DPIIT ने दिया था, क्या उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा स्टार्टअप एलिजिबल है? कहता हाँ सर बिल्कुल है। ओके, फिर ठीक है, फिर आपको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। हुआ क्लियर? यहां तक कि अगर समरी क्रिएट करें, सिंपल वर्ड्स में क्या बताया गया सर, अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, 5 वर्ड आपने यूज किए। नंबर 1 इज बैलेंस शीट, नंबर 2 इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 is statement of change in equity if applicable, and last any explanatory notes to accounts annexed with or forming part। कई बार तो होता है मैंडेटरी होते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, और कई बार हम अपनी ओर से प्रोवाइड करते हैं, तो अनेक्स्ड विद। क्लियर? 2 वर्ड्स अलग अलग हैं। तो सर ये पांचों वर्ड्स को मिलाकर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? कंप्लीट होगी। क्लियर? हाँ, कुछ रिलैक्सेशन हमने जरूर प्रोवाइड करी, 4 कंपनीज को प्रोवाइड करी। किन किन को? सबसे पहले OPC 1% कंपनी, नंबर 2 स्मॉल कंपनी, नंबर 3 डोरमेंट कंपनी, एंड नंबर 4 प्राइवेट कंपनी इफ यू आर अ स्टार्टअप। एंड स्टार्टअप एज पर DPIIT डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड है, देन सर आपको हम एलिजिबल करेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं। क्लियर? प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, आपका कोई एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर एनुअल फाइलिंग का तुम्हारा डिफॉल्ट मिला, देन ये रिलैक्सेशन आपको नहीं है, देन कैश फ्लो बनानी पड़ेगी। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए जी, ये तो सर सिंपल डेफिनेशन थी। अब आइए थोड़े से मेन कंटेंट के ऊपर, जिसमें मैं आपको शेयर करूंगा सेक्शन 128 विच इज विद रिगार्ड टू, क्या लिखा हुआ है सर? देखना, क्या वर्ड देखना के लिए? लोकेशन, अगला वर्ड क्या है? मैनर, नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो एक सिंपल वर्ड आपने यूज किया था, उसकी लोकेशन, उसका मैनर, उसका टाइम, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस कब तक संभाल के रखनी है, एंड उसकी अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो ये सारी प्रोविजंस कहां पे कंटेन्ड है? सेक्शन 128 के अंदर। ये 1 by 1 सारे वर्ड्स हम क्या करेंगे? डील करेंगे। क्लियर? चलिए जी, नंबर 1 इज preparation of books of account. Every company shall prepare and keep books of account and other relevant books and papers and FS for every financial year. ये तो कोई समझ में नहीं आया, ये तो नॉर्मल बात ही बोल गया। क्या कहते जी? हर कंपनी को, ये उल्टा बता रहे हैं। हाँ, हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करने चाहिए? मेंटेन करने चाहिए। बता तो दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते क्या हैं? ये तो एक मैंडेटरी वर्ड बता गया जी। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब, अगर हल्की सी एग्जांपल आपको दूं, आप लोगों ने थिंक सो टेक्स्ट तो भी प्रॉपर रीड आउट नहीं किया, जैसे मैं बता रहा हूं, सेक्शन 44 AD होता है, सेक्शन 44 AD, जिसमें सर अगर आप अपने प्रॉफिट्स का, इसको ना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स बोलते हैं, आप रीड आउट करोगे तब मेरी बात याद आएगी। क्लियर? तो 44 AD के अकॉर्डिंग टू क्या रूल है कि अगर आप अपने प्रॉफिट्स का 8%, सॉरी रिसीट्स का, जितनी भी तुम्हारी सेल्स है, जितनी भी तुम्हारी रिसीट्स हैं, डायरेक्टली उसका अगर 8% आप शो कर देते हो, 8%, लेट इट बी, आप कह रहे हो जी मेरा 1 करोड़ रुपीस का क्या है? टर्नओवर है। कितना टर्नओवर है? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का 8% आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अगर भर देते हो, प्रॉफिट दिखा देते हो, देन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं। हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि ले आओ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं कह सर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाते ही नहीं, मेरे ऊपर कौन सा कोई मैंडेटरी है? अब सोल प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या मैंडेटरी है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ ही बनाओ? बताओ जी, उनके एक्ट में कहां लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये बताओ, ये स्कीम, ये जो स्कीम है, क्या कंपनीज के केस में एप्लीकेबल होगी?
क्या कंपनीज 44AD सेक्शन यूज कर सकती हैं? नहीं सर, आपके केस में तो वैसे ही कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हें मैंडेटरी मेंटेन करनी होंगी। समझ गए ना बात? तो नॉर्मल सा पॉइंट ये है, आपके केस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम अपने आप रिटर्न फाइल कर देंगे सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे। ना 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 सर, ऐसा काम नहीं चलने वाला। तुम्हारे सेक्शन 128 के अंदर मैंडेटरी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी जरूरी है। प्रॉपर अपनी किताबें लगाओ, खर्चे इनकम अलग अलग रिकॉर्ड करो, चाहे हाँ इलेक्ट्रॉनिकली करो मैन्युअली करो, वो हमें मैटर नहीं है। जैसे आजकल अपने वर्ड सुनो, टैली यूज होती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तुम्हारी इच्छा मैनुअल करो या कंप्यूटराइज्ड करो, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना तुम्हारे लिए क्या है? मैंडेटरी। इसीलिए ये बात भी लॉ में लिखी हुई है। आप पा ले रहे थे मजाक में, किस बात के? कि सर लो बेसिक सी बात लिखी हुई है। कल को यही चीज तो सर अपना ना इंडिया का एक सिस्टम है, क्या लॉ में जो लिखा होता है ना, हम वो नहीं पढ़ते, हम उसका रिवर्स पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा हुआ, मतलब ये कर सकते हैं। आप ये नहीं पढ़ते कि ये चीज अलाउड है, ये करना है। ना ना ना, ये नहीं लिखा हुआ मतलब ये कर सकते हैं ना। अपन थोड़े से उल्टा चलते हैं। इसीलिए ना लॉ बिल्कुल बच्चों की तरह जरा एक एक वर्ड अपना दोबारा कन्वे करके जा रहा है। कल को तुम ही कहोगे बताओ कहां लिखा हुआ है, ये दिखा दूंगा, ये लिखा हुआ यहां पढ़ ले, लिखा हुआ कि एवरी कंपनी शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नहीं, तुम तो कल को क्या कहोगे, सर फिर तो हम भी 44AD में जाते हैं, क्योंकि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो अब देख दोनों में फर्क क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में पंगा क्या है, तुझे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड। मैं एंट्रियां कैसे घुमाऊंगा? समझ रहे हो ना? समझते इतना तो, व्हाइट बनी व्हाइट ब्लैक बनी, कि मैं एंट्रियां कैसे घुमाऊंगा सर, दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि कल को अगर मान लो आपने मेरे से बुक्स मांग ली, मैं तो पंगा खड़ा हो जाएगा सर। आप तो मेरे से टैक्स ले लोगे। सर कोई ऐसी स्कीम नहीं है क्या विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही काम चल जाए? कि आप बताओ 8% दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 लाख के ऊपर टैक्स देना है, दे देंगे। कम से कम शुक्र है बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो नहीं बनानी। अकाउंटेंट का जो खर्चा था, सॉफ्टवेयर के जो खर्चे थे, वो तो बचे ही बचे। वैसे भी सर चलने दो, झोल जो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कल को अगर पूछेंगे मुझसे कि ये तुमने इनकम किस बेसिस पे डिक्लेयर करी, सर सेल्स हमारी 1 करोड़ थी एंड आपकी स्कीम थी कि 8% के अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉफिट दिखा देते हो या 8% से ऊपर दिखा देते हो, आपसे कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट या हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। लो सर, बट क्या सेल्स पता है, जीएसटी नंबर तो आपके पास होगा ना, इतना तो रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा ना, इतना सेल्स का तो मेंटेन करोगे। कम हमें कोई इशू नहीं है, आप दिखाओ, बाकी तो हम पता कर लेंगे ना। पैन इज एवरीवेयर लिंक्ड, पैन इज एवरीवेयर लिंक्ड ना। वो तो जब ऑटोमेटिकली जहां पे भी कुछ परचेज सेल एक्टिविटी करोगे, रूल्स सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तुम कुछ बचाने की कोशिश करोगे जिससे तुम कर रहे हो, वो छोड़ेगा क्या? उसने अपनी बुक्स नहीं सही करनी, उसने अपनी बुक्स नहीं सही करनी क्या? वो क्या कहेगा, सर मैं आपसे सामान क्यों परचेज करूं, आप तो अनरजिस्टर्ड हो, आप तो ऐसे हो जी, मेरे को क्लेम नहीं होगा। तो इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं ना, बड़े सिस्टमेटिकली बनाए हैं कि आप भी दिमाग लगाओ, हम उससे ज्यादा दिमाग लगाएंगे। समझ गए ना? तो कंपनीज के केस में नहीं सर। और दूसरी तरफ तुम खुद बोल रहे हो कि कंपनीज के केस में ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, बुक्स ही नहीं होंगी, सीए साहब क्या करेंगे? सीए साहब क्या करेंगे? बुक्स तो तेरे पास है नहीं। तभी क्या कहा, एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर, बनाओ। तुम्हें केस में, तुम्हारे केस में शेल वर्ड है, मैंडेटरी है, बुक्स बनानी पड़ेंगी। आगे बढ़, नेक्स्ट इज बुक्स एंड पेपर। Book and paper and book or paper include books of accounts, deeds, vouchers, writings, documents, minutes, registers maintained on paper or in किसमें? इलेक्ट्रॉनिक। अब समझ में आया बुक एंड पेपर, बुक और पेपर में क्या क्या इंक्लूड होता है? सर एवरीथिंग, हर तरह के वाउचर, वाउचर जैसे आपने पढ़े होंगे, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, क्लियर? तो एवरीथिंग, जितने आपके इनवॉइसेस हैं, पेपर फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा कन्वीनियंट हो, क्लियर? जैसे यूजली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली थोड़ा ज्यादा है, परचेज सेल जितनी भी होती है सर, फिजिकली तो बिल चलते ही नहीं है। फिजिकली थोड़ी आपको मेल पे आपका बिल आ जाएगा, ठीक है ना? इवन तो आजकल जहां पे पेपर बिल भी होते हैं ना, वहां पे उल्टा आपको ई सब्सक्राइब करने के लिए ऑप्शन आ रही है कि सर पेपरलेस इसको ले और आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। कभी सुना ऐसी स्कीम्स आती हैं?
क्लियर कि अगर आप पेपर फॉर्म में नहीं लेते, ठीक है, देन आपको हम वही 5%, वो जस्ट एक पेपरलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, कि ताकि पेपर का यूज कम से कम एंड इलेक्ट्रॉनिकली थोड़ा ज्यादा किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट इज मेथड्स या मैनर ऑफ प्रेपरेशन, पढ़िए जी। The books of accounts shall give a true and fair view of the state of affairs of the company, including its branch offices। सर हमें सिर्फ अपना नहीं, अगर मेरी आगे कोई ब्रांच भी है ना, मैं हेड ऑफिस हूं, मेरी आगे कोई ब्रांच भी है ना, उनकी भी बुक्स आएंगी तो मेरे में, उनकी भी बुक्स मर्ज तो मेरे में करेंगी। हेड ऑफिस तो मैं हूं ना, मैंने सबका दिखाना ना। तो मैं जो भी आपको अकाउंट्स बनाकर दूंगा, इट मस्ट गिव, एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, ट्रू एंड फेयर। ये तो +1 से पढ़ते आ रहे हो। सर ऐसी बुक्स बनाने का फायदा ही क्या जो ट्रू एंड फेयर व्यू शो ना करें? आधी से ज्यादा तो वो फॉल्स है, आधी से ज्यादा तो वो मैनिपुलेटेड है। नहीं सर, इसमें दम नहीं है। बुक्स बनानी है, क्लियर, ऑडिट करवाना है, तो बुक्स कम से कम आपकी कौन सी होनी चाहिए जो कम से कम ट्रू एंड फेयर व्यू आपको क्या करे, रिप्रेजेंट करे। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन। explain the transactions effected at the registered office and its branch बिल्कुल सर, office. ताकि आप एक वर्ड नहीं बोलते सर, जब रिकॉर्ड करने लगे हो, जब मेंटेन करने लगे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो कम से कम प्रॉपर तो मेंटेन कर लो कि कल को अगर ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन भी करनी पड़ गई, मुझे खुद ही नहीं याद। जैसे नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट में अगर आप नॉर्मली वहां पे कौन सा कंप्लीट डिटेल लिखी आती है कि ये पैसे आपने किस पर्पज के लिए दिए, वहां पे तो हल्का सा हिंट होता है। अगर तो बैंक स्टेटमेंट को आपने साथ के साथ अकाउंट्स में अपडेट कर दिया कि ये खर्चा ये ट्रैवलिंग में डाल, ये मैंने डोनेशन दी थी, अगर तो साथ के साथ अपडेट करते रहोगे, फिर तो तुम्हें ट्रांजैक्शन याद रहेगी। वही स्टेटमेंट 1 वीक बाद अपनी ओपन करके देख लो, याद ही नहीं आएंगी, पैसे टेंशन चढ़ जाएगी। या तो किस बात की, इतने पैसे आए कहां से या इतने पैसे गए कहां से, पता ही नहीं सर, कौन सा खर्चा कहां कर दिया। और जब से ये यूपीआई पेमेंट, फोन पे, पेटीएम आए हैं, पता ही नहीं लगता सर। आप इंस्टेंटली कर तो देते हैं, हिसाब ही नहीं पड़ता कि पेमेंट गई कहां पे। तो सर अगर करने लगे हो ना, उसको प्रॉपरली साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देना। या आपने देखा एक वर्ड, जब भी आप एंट्री पास करते हो नीचे नरेशन लिखते हो, नरेशन किस पर्पस के लिए होती है, अब फील हो रहा है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर अब मैं क्लाइंट्स की अकाउंटिंग मेंटेन करता हूं, क्लाइंट तो बोल देगा सर इसलिए ऐसा है वैसे है, मैंने जो एडजस्टमेंट करी ना, मैं इवन उस एडजस्टमेंट की नरेशन अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं, ताकि कल को अगर मुझसे पूछा जाए ना कि ये एंट्री कौन सी पास करी है, ये एडजस्टमेंट, ये डेबिट क्यों करा, ये क्रेडिट क्यों करा, वो नरेशन पढ़ के याद आएगा कि वहां पे ऐसा क्यों करा था। अब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हुए नॉर्मल सी बात है, सर कौन सा बिल चढ़ा दिया, कौन सा बिल नहीं चढ़ाया, कौन सा रिटर्न में गया, कौन सा नहीं गया, ये तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो हम लोग नरेशन में एक्सप्लेन कर देते हैं, द बिल हैज बीन रिसीव्ड लेट एंड टू बी पुट इन नेक्स्ट मंथ रिटर्न, मतलब अगले महीने में डालना है, ताकि याद रहे कि ये बिल पिछले महीने के रिटर्न में नहीं गया, नहीं तो सर आपके वही अकाउंट्स में फर्क आ जाए। दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर्ड ऑन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या कैश दिख रहा है क्या यहाँ पे? एक ही बेसिस है, कौन सा बेसिस, एक्रूवल। अगर तुझे कभी कहा भी जाए ना, या कंपनी का अकाउंटेंट ज्यादा स्मार्ट बने किस बात के लिए कि हम तो जी अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कैश बेसिस पे मेंटेन करेंगे, सर आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों? ये चीज कौन एक्सप्लेन कर रहा है? सेक्शन 128 बेसिक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारी जो बुक्स बनेंगी वो बनेंगी ही एक्रूवल बेसिस पे, तुम्हारे लिए कैश बेसिस इज नॉट अलाउड। और तुम कौन सा पार्टनरशिप फर्म हो, तुम कौन सा कोई सोल प्रोप्राइटर हो, तुम्हारे केस में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज एक्रूवल बेसिस। क्लियर। एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द, ये भी मेंशन कर दिया, तुम्हारी जो बुक्स बनेंगी ना वो कौन से सिस्टम पे बनेंगी, डबल एंट्री, वो सिंगल एंट्री सिस्टम मत चलाना। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आप लोगों ने लेवल में डील किया होगा, या इस बार भी हम पढ़ेंगे, हमारे सीए इंटर का भी सिलेबस है अकाउंट्स के अंदर। क्लियर। तो सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं सर, डबल एंट्री बेसिस पे, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट के बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग क्या होगी, मेंटेन होगी। हुआ क्लियर? दो वर्ड मेन, पहला एक्रूवल बेसिस, दूसरा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ इस वे से बनाना कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या करें, रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट इज मैनर ऑफ मेंटेनेंस। यस प्लीज। manner of maintenance of books of account etc in the electronic form. हाँ, अब इसमें ना लेटेस्ट बुक का ये फायदा है, लेटेस्ट लॉ पढ़ने का ये फायदा है, ये अमेंडेड पार्ट है।
अमेंडेड पार्ट क्या है, अब लेटेस्ट लॉ में अमेंडमेंट आई पीछे कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स को मेंटेन करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एज सच नहीं कि ठीक है नॉर्मल टैली में पर मेंटेन कर रहे हैं या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मैंडेट कर दिया गया जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करें फ्रॉम इफेक्टिव डेट आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल 2022 दिख रहा होगा, क्लियर। 1/4/22 के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपना डाटा मेंटेन करेंगे ना तो उसका ऑडिट ट्रेल फीचर, ऑडिट ट्रेल फीचर उसके अंदर होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है, कौन सी एंट्री कब गई, कब उसको मॉडिफाई किया गया, किसने मॉडिफाई किया, कौन से सिस्टम से हुआ, एवरी लॉग एवरी ट्रांजैक्शन, क्लियर, जो भी है प्रॉपर रिकॉर्ड उसका क्या होगा, मेंटेन, क्लियर। आपने जैसे कंप्यूटर हम लैपटॉप यूज करते हैं ना, जो भी फाइल के अंदर तुम चेंजेस करते हो ना, डेट मॉडिफाइड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो आज की डेट आ जाती है। अब लेट इट बी मेरे लैपटॉप को किसी ने लगाया हाथ, मेरे को लग रहा है कि किसी ना किसी ने गड़बड़ की है कि इस फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, मुझे वो चीज कहां से पता लग जाएगी सर, अगर उसमें कुछ चेंजेस हुई होंगी ना, डेट मॉडिफाइड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि सर इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, मेरे को वहीं से क्लिक कर देगा कि मेरे लैपटॉप को किसी ने अनऑथराइज क्या की है, यूज की। सेम पर्पस, सेम पर्पस, तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, सेम पर्पस अगर आप लोग अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, सर आपको ऐसे नहीं करने देंगे, हम वो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए सही होगा जो ऑडिट ट्रेल फिक्चर, ट्रेल मतलब लाइन, लाइन वाइज सर एंट्री कब हुई, कितनी बार चेंज हुई, किसने चेंज करी, सारी डिटेल उसके अंदर होगी, क्लियर है। जैसे एटीएम्स के केस में, एटीएम में ऑडिट ट्रेल फीचर होता है, क्लियर। उसमें क्या होता है नॉर्मली, या जैसे आपकी होती शॉप पे स्वाइप मशीन पड़ी होती है, उसमें भी ऑडिट ट्रेल फीचर होता है। दिन में लास्ट में आप जाके पूरे दिन की पूरी समरी निकाल सकते हो, कौन सा कार्ड स्वैप हुआ, कितने पैसे आए, कौन सा वो कार्ड था, कितने टाइम पे हुआ, सारी डिटेल उसकी निकल के आ जाती है, जिसको सेटलमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, क्लियर, जो निकलती है। सर ये मैंडेटरी कर दिया, और ये रिसेंट अमेंडमेंट थी पिछले एग्जाम्स के लिए, क्लियर। पढ़िए, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स may be kept in electronic mode in such manner as may be prescribed. हाँ, Rule 3 of the company's rules 2014. एंड ये चीज आपको नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका, सेक्शन के अंदर ये डायरेक्टली कभी एक्सप्लेन नहीं करते, ये वो हर चीज एक्सप्लेन कहां पे करते हैं, रूल्स के अंदर, क्लियर। क्योंकि सेक्शन में तो क्या लिख जाएगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड वो प्रेस्क्राइब्ड कहां पे होता है, उनके कंपनी रूल्स में। कंपनी रूल्स देख ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, अकाउंट्स के रिलेटेड, जो कि 2014 में बनाए गए थे, नंबर 1, यस। The books of account, etc., shall remain accessible to the India. इन इंडिया, पहली बात, मेन कंडीशन, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखो जहां मर्जी, अभी वैसे पॉइंट नहीं आया, मेन पॉइंट, इन इंडिया, इन इंडिया तो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए ही चाहिए। आप कह रहे हो जी सर हम तो क्लाउड अकाउंटिंग करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं ना, क्विक बुक्स, सुना, क्लियर, उसमें क्या है, क्लाउड अकाउंटिंग है, क्लियर। दैट मींस आप पोर्टल जो डेटाबेस है ना जो उनका अपने पास नहीं है, हम लोग वहां पे, जैसे गूगल पे आपको स्पेस मिलती है, स्पेसशिप नहीं, गूगल में स्पेस जो 15 GB नॉर्मल मिलती है, वैसे ही Amazon वाले भी आपको क्लाउड ड्राइव प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। तो क्विक बुक्स भी रियल टाइम वहां पे वो क्या है, नॉर्मली सर अपनी अकाउंटिंग है, तो जहां मर्जी करो, हमें दिक्कत नहीं है, बट आपका जो डाटा है ना वो एक्सेसिबल इन इंडिया जरूर होना चाहिए। आगे, सो एज टू बी, क्या लिखा हुआ है, यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, कि सर ऐसा नहीं है कि कल को मैं आपसे मांगूंगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां है, आप तो कहो जी यहाँ पे तो है ही नहीं, नहीं सर, इंडिया में ऑल टाइम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि जब यूज करना चाहो यूज करो। आगे, फॉर फाइनेंशियल ईयर, For financial year commencing on or after 1st April 2022, एवरी कंपनी, अंडरलाइन द वर्ड एवरी कंपनी, सबके लिए मैंडेट कर दिया, एवरी कंपनी, क्या लिखा हुआ है, विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो बुक्स को मेंटेन करने के लिए, shall use only such accounting software which has a feature of, क्या लिखा हुआ है, recording audit trail of each and every transaction, कि कौन सी एंट्री कब हुई, कब चेंज हुई, कब उसके अंदर मैनिपुलेशन की गई, किसने करी,
अगर तो ये फीचर है उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर तो आप यूज कर सकते हो उस कंपनी के केस में, नहीं अदरवाइज हमारे लिए वो एलिजिबल नहीं। और ये जो करंट ईयर अब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 22-23, क्लियर, 2022-23 जो स्टार्ट होगा वहां से, मतलब अभी कंपनीज को ना ये अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे, आई थिंक सो विद इन 15 डेज ये नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या पुराने वाले जो है ना वो ये फीचर प्रोवाइड करवाएंगे तो उनका सॉफ्टवेयर बिकेगा, तो कंपनीज लेंगी, नहीं अदरवाइज कंपनी को अलाउड ही नहीं। सिंपल सा पॉइंट, क्लियर। आगे चल, क्रिएटिंग एंड क्या लिखा हुआ है देख, एडिट लॉग, समझते हो एडिट लॉग? चेंजेस कब, अगर तो वो एडिट लॉग मेंटेन कर पा रहा है, अगर तो वो सॉफ्टवेयर आपका एडिट लॉग मेंटेन कर पा रहा है, फिर तो सर हमारे अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बढ़िया यूज करो और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी क्या करो, शुरू करो। सर आपको नहीं पता, बड़ी कंपनीज के केस में नॉर्मली जहां पे हम अपने स्टाफ से काम करवाते हैं ना, पता नहीं दिन भर क्या एंट्रीज डाल रहे हैं, कौन सी एंट्री डिलीट कर दी, कौन सी एंट्री को अमेंड कर दिया। मैं तो लास्ट में जब भी बैलेंस शीट मिलाने की कोशिश करता हूं पक्का फर्क निकल रहा है। क्यों फर्क निकल रहा है? सर अब एक्सेस तो सबके पास है, मैं हेड हूं, एक्सेस तो मैंने सबको दे रखा है, तुम सब क्या कर रहे हो, फटाफट उसमें अकाउंटिंग कर रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन्स पास कर रहे हो। अब एंट्री किसने डिलीट करी, किसने अमेंड करी, किसने मॉडिफाई करी, मेरे को क्या पता। मैं तो जब भी देखता हूं कि मैं एंट्री सही करता हूं, बाद में दोबारा फिर ओपन करो, फिर पता लगता जी फिर गलत होगी, फिर उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो सर ये चीज जरूरी है कि उसका एडिट लॉग क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। एक ना मतलब ये बड़ी काइंड ऑफ अच्छा एक रिस्ट्रिक्शन कंपनी के ऊपर ना, एक सुपरविजन लगाई जा रही है, समझ, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक ट्रांजैक्शन जितनी बार ज्यादा चेंज होगी मतलब गड़बड़। क्यों इतनी बार चेंज कर रहे हैं अभी ये? अब एक परचेज बिल, एक सेल बिल, नंबर ऑफ टाइम्स तुम ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो सर नेचुरली सर उसमें कोई गड़बड़ तो होगी ना। ये उल्टा कंपनीज के ऊपर एक और सुपरविजन इन्होंने क्या कर दी, ऐड कर दी, कि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना जिसमें क्या होगा, ऑडिट ट्रेल फीचर होगा। क्लियर? आगे, yes, of each change made in books of account along with the date when such underline, along with the date when such changes were made and ensuring that audit trail cannot be disabled। कहीं ऐसा हो तुम फीचर लगवा लो, बाद में उसको डिसेबल कर दो, फिर फायदा क्या हुआ? तो सर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन ही नहीं होगी, मतलब लगेगा ही लगेगा, ऐसा हो, ऑटो ऑटो एनेबल्ड हो। क्लियर? यस, the books of accounts etc. shall be retained completely in the original format or in a format which shall present accurately the information generated, sent और received। कोशिश तो हम यही कह रहे हैं कि देखो ओरिजिनल फॉर्मेट में ही आप अपनी बुक्स को मेंटेन करो, क्लियर, या कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली क्या करे, प्रेजेंट करे, मिसलीडिंग ना हो, सिंपल सी बात। क्लियर? नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शैल रिमेन क्या, कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट इन ऑल सेंस एंड अनऑल्टर्ड, कोई चेंजेस ना हो उसके अंदर। वैसे यूजली मैंने प्रैक्टिकली भी चलो ये देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, कि क्लाइंट्स के केस में ना जहाँ पे काफी सारा डाटा मेंटेन्ड होता है, वहां पे ना वो पता क्या करते हैं, ये ऑल्ट्रेशन को बचाने के लिए। अब ऐसे तुम लोग आप क्या कर रहे हो अकाउंटिंग, मेरे को तो नहीं पता, बट मैंने क्या कर रखा ना, लॉक लगा रखा। किस बात का? वंस एंट्री आपने कर दी ना, आप चेंज नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू चेंज, if you want to change that entry, you have to request permission from me। अब ये मैंने जो सिस्टम लगाया, ये क्यों लगाया, किस बात के लिए लगाया? so that every person, हर कोई उस ट्रांजैक्शन को ऑल्टर ना कर सके, एंड जब ऑल्टर करवानी हो तो कम से कम मुझे पता हो। अब मुझसे जब तुम परमिशन रिक्वेस्ट करोगे, कुछ सोच समझ कर ही करोगे, क्यों चेंज करनी हो। पहली बार में क्या हो गया था, वहां पे आपने ऐसे अमाउंट, कम से कम मेरी नॉलेज में तो होगा ना कि एंट्री आपने चेंज करवाई है, एंड मेरी परमिशन के साथ ही वो क्या होगी, चेंज। इसीलिए तो कर रहा हूं, इसीलिए सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, यही चीज तो होता है कि डाटा जो एक बार डाल, या तो सर देखो पहली बार ही सोच समझ कर एंट्री डाल, मुझसे पूछकर डाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार अगर एंट्री कर दी ना, दोबारा चेंज नहीं होगी, एंड अगर चेंज करनी है तो मेरी परमिशन लेनी है, क्योंकि मैं ऑल्ट्रेशन को
प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बंदा, हर कंपनी का जो वर्कर है वो एंट्रीज को, डाटा के साथ कोई भी ऑल्टरेशन ना करे। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन contained in the electronic record shall be legible. बिल्कुल, There shall be a proper system for स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। वो तो सर होता ही है, हमने प्रॉपर स्टोरेज, जैसे अपनी हार्ड डिस्क अलग अलग लगा रखी है, या उसका बैकअप हमने क्लाउड पे दे रखा है, जीमेल पे रखा हुआ है, ड्राइव पे रखा हुआ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल सर। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक तो आजकल बहुत ऑल्टरनेट्स आपके पास अवेलेबल है। क्लियर? यस, द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ अनलेस, कब तक? जब तक परमिटेड बाय लॉ ना। अब ये रीड आउट करेंगे कि सर पीरियड ऑफ मेंटेनेंस आया था ना एक, कि कब तक आपको अपनी जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखना होगा। सर जब तक वो टाइम खत्म नहीं होता ना, जब तक वो उतने साल खत्म नहीं होते, तब तक ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होंगे। जैसे 8 इयर्स तक आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्लियर, आपको मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। 8 साल से पहले आप अपनी बुक्स डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, वेदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और वेदर इन मैन्युअल। अरे तुम छोड़ो, सीए साहब ने डिलीट करते, हमारे लैपटॉप में भी नॉर्मली, मैं पहली बात तो डाटा के बिना मैं कुछ नहीं, सिंपल सी बात। अपा लोग, प्रोफेशनल लोग, डाटा के बिना कुछ नहीं है सर। क्लाइंट का डाटा ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तुमसे पहले आज सुबह ही मेरी साहिल सर से बात हुई, मैं कह यार मैंने अपने ऑडिट्स फाइनल हो चुके ना, 15th निकल चुकी, तो मैं क्या पहले तो मैं बैकअप लेकर रखूं उसका। अगर एक भी फाइल इधर उधर मिसप्लेस होगी ना, मुझे पता उसकी कितना नुकसान मेरा होगा। वही हम लोग जितना काम कर रहे हैं वो सारा का सारा स्टोर कहां पे है? इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इस लैपटॉप में। अब अगर इनको कुछ हो गया, इनको छोड़ो, मुझे हो गया, ये मान लो, आपका इनके बिना कुछ नहीं है सर। अब मैं तो नॉर्मली डबल डबल बैकअप लेके चलता हूँ। जो फाइल्स हैं मेल पे भी डाल के रखो, या उस क्लाइंट को जिस दिन काम डिसाइड होता है ना, क्लाइंट को मेल ड्रॉप कर देते हैं, उसको चलानी आती है नहीं आती, मेरी मेल में तो पड़ी होगी, कल को मुझे फाइल मेरी सेंट में तो पड़ी होगी। ये तो सर आप डाटा के बेसिस पे ही जी रहे हैं, तो आपको तब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं करना जब तक परमिटेड बाय लॉ ना। नेक्स्ट इज द बैकअप, मैं आगे बढ़, द बैकअप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शैल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। टाइम टू टाइम उन बुक्स का आप क्या लें? बैकअप लें, जो भी आपका डाटा मेंटेन हो रहा है। एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैन्युअली अगर होगा, मैन्युअली तो फिर भी रिकॉर्डेड होगा, फिजिकली पड़ा आपके पास, बट ये इलेक्ट्रॉनिक अगर मान लो इसको कुछ हो गया, करना था डिलीट, दबा दिया शिफ्ट डिलीट, परमानेंटली हो गया, रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी नहीं होगा। भाई साहब क्या करें, अब तो फाइल वापस नहीं आने वाली, तो आपको इसके बैकअप्स क्या करने होंगे? मेंटेन करने होंगे। क्लियर? अपनी नॉर्मल सी आदत है ये, मैं अपनी वैसे भी लाइफ का पार्ट लेकर चलता हूं। जो भी तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें लगता है कि मुझे किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है, क्लियर? अब आधार कार्ड, पैन कार्ड है, जब मांगने लग जाओ तब नहीं मिलता, वैसे मिलेंगे, फोन में भरे पड़े होंगे, जब कोई मांग लेना ये याद करना पड़ता है पड़ा कहां पे। उसकी एक मेल बनाओ, उसको ड्रॉप करो, एंड जब आपको चाहिए उस टाइम एक्सेस करो। क्लियर? क्योंकि सर वो सर्वर पे पड़ा है, मोबाइल में भी पड़ा है, या जहां पे भी पड़ा है, सेफ तो है, बैकअप उसका अवेलेबल तो है। और ये तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसके बेसिस पे आपके कंपनी ऑडिट होगा। एंड उस टाइम पे आप क्या कहेंगे? जी मेरे पास तो है ही नहीं, मेरा तो सर डिस्ट्रॉय हो गया, वो जितना डाटा था वो तो डिलीट हो गया जी मेरे से। ऐसे कैसे डिलीट हो गया? रिकवरी कर उसकी, जहां मर्जी से लेके आ, क्योंकि सर अगर कंपनी ऑडिट नहीं हुआ, पेनल्टी तुम्हारी जाएगी, मेरा क्या जाएगा? सीए साहब का क्या जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला। क्लियर? मैं तो फीस फिर भी लूंगा। अब अल्टीमेटली आप देख लो आपने काम करवाना है या नहीं करवाना, और ये लैकिंग आपकी है, हमारी नहीं। इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मीडिया कंटेन कर रहे हो, डाटा कंटेन कर रहे हो, उसका बैकअप तो ले लो। नेक्स्ट इज, पढ़िए, द कंपनी shall intimate to the registrar on an annual basis the name of the service provider, बिल्कुल, the internet protocol address। अच्छा, जिसकी भी तुम सर्विस ले रहे हो, कई बार होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में आपको भी बात जो होगी, अमेजोन की स्पेस आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, या गूगल की आपने स्पेस वहां पे ले रखी है, तो नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस, ये भी रजिस्ट्रार को भी बताना होगा, उसको बता के रख।
क्लियर, कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कहां पे है। क्लियर, नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कहां का है। क्लियर, वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा आर मेंटेन्ड ऑन, किस पे, क्लाउड पे, सच एड्रेस एज इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर ने, जैसे क्विक बुक्स एग्जांपल के लिख सकते हो यहाँ पे, क्विक बुक्स वाले जो हैं वो आपको एक पर्टिकुलर आपका अकाउंट देते हैं ना, एक लोकेशन देते हैं ना आपको, कि जहां पे आप अपना ये डाटा मेंटेन कर सकते हो, तो वो वाला एड्रेस भी आपको रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस पे हर साल की तरह क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, थोड़ा सा और करेंगे, शक्लें आप लोगों की बोल रही हैं, अब खत्म हो चुके हैं सर, एंड नेक्स्ट क्लास है ना, थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह देख रहा है, ठीक है ना, माड़ा मोटा अपना खाना पीना थोड़ा एनर्जाइज रहा करो, ये तो चलेगा, ये ऐसे सिस्टम चलेंगे आगे। क्लियर, थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार देख लूं पहले, कहीं थोड़ा सा बहुत थोड़ा हो जाए, चलो कोई नहीं, ये लास्ट पॉइंट है जी। क्लियर, फोर्थ पॉइंट लास्ट करते हैं, लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यस प्लीज। Registered office. The books of accounts, etc., shall be kept at the registered office of the company. देखो, फर्स्ट लोकेशन अगर मुझसे पूछी जाए कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहां पे होनी चाहिए, सर रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कंपनी का मेन एड्रेस है वहां पे सर रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वहां पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होनी चाहिए, मेंटेन्ड होनी चाहिए। दूसरा, सर क्या कोई एनी अदर प्लेस पे रख सकता हूं, मैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं चलो फिर भी सर, फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या कोई एनी अदर प्लेस इन इंडिया, क्या हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हैं? यस, बट कुछ कंडीशंस हैं, पढ़िए। ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया, रख सकते हो, एज द BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रखो जहां रखना चाहते हो रखो, बट अपडेट कर देना कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़ी कहां पे। क्लियर, आगे पढ़। इन सच अ केस, अगर तुम ऐसा करते हो ना, तुम कह रहे हो जी मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो नहीं रखूंगा, यहां पे खतरा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, होगा जहां पे भी रखा है ना, एनी अदर प्लेस पे, आगे पढ़ियो, द कंपनी शेल फाइल विद द क्या, रजिस्ट्रार, अ नोटिस कंटेनिंग द फुल एड्रेस ऑफ सच अदर प्लेस, एंड द नोटिस शेल बी फाइल्ड विद इन, कितने दिन के अंदर, 7 डेज, जिस दिन से तुम ये चेंज करने की बात कर रहे हो, इन फॉर्म नंबर AOC 5, AO अकाउंट्स के रिलेटेड लग रहा है। क्लियर, तो नॉर्मली क्योंकि ऑडिट वाले जो होंगे AUD, ये ना फॉर्म्स जितने भी लॉ के अंदर रखे गए हैं, आपको ना फर्स्ट लेटर्स पढ़कर ही पता लग जाएगा ये कौन से टॉपिक के रिलेटेड है। क्लियर, अब जैसे वो था PAS, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पास फॉर्म जो था, ठीक है ना, ये सारे मतलब लिंक्ड हैं। जैसे डिपॉजिट्स के रिलेटेड आएगा DEP। क्लियर, ये याद रखने का एक वे है। तो सर ये AOC 5 ये किसके रिलेटेड है? सर अगर आप अपनी जगह चेंज करेंगे ना, रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखना चाहते, कोई इशू नहीं है, जहां रखोगे उसका फुल एड्रेस एक नोटिस में रजिस्ट्रार को चिट्ठी भेज दो, क्लियर, कि हमने अपनी जगह क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पे मिला करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफिस। Where a company has a branch office, whether in India or outside India, बिल्कुल, the books of accounts, etc., relating to the transactions affected at the branch office सर will be kept. हेड ऑफिस का तो चलो मानना, हेड ऑफिस का तो आपने बोल दिया कि हेड ऑफिस की हेड ऑफिस में रखो, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो, या अदर प्लेस पे भी रखो, बट अपडेट कर देना, रजिस्ट्रार को बता देना विद इन 7 डेज, कर दिया सर। ब्रांच ऑफिस का क्या करें? जो ब्रांच, मान लो मेरी 10 ब्रांचें, मेरी कंपनी की 10 ब्रांचेस है, बढ़िया बिजनेस अपना, अब क्या उन 10 ब्रांचेस का जो डाटा है क्या वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगा? नहीं सर। पहली बात, वो जो डाटा है वो ब्रांच ऑफिस के रिलेटेड है, वो ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड है जो ब्रांच में हुई, आप अपना डाटा वहीं रखो, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ना एक समराइज्ड रिटर्न होती है, एक समरी काइंड ऑफ, क्लियर, उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम पीरियोडिक बेसिस पे वो समराइज्ड रिटर्न भेजते रहना, ताकि बस मैं सारा डाटा नहीं मंगवा रहा तुमसे, मैं सारा डाटा नहीं मंगवा रहा, मैं तुमसे क्या मंगवा रहा हूं, कुछ मेन इंफॉर्मेशन समराइज्ड फॉर्म में दे दे, ताकि मैं अपडेट करता रहूं। पढ़ो, इन सच केस proper summarized returns must be periodically sent by the branch at number 1 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सर अगर तो तुम्हारा मेन डाटा कहां पड़ा होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में, फिर तो वहां पे भेजो। एंड अगर वही बात सेकंड पॉइंट किसी अदर प्लेस पे होगा तो वहां भेज देना। मतलब इन नटशेल समराइज्ड रिटर्न, क्लियर, समराइज्ड रिटर्न
क्लियर, ऑन पीरियोडिक बेसिस पे, ऑन पीरियोडिक बेसिस पे आपको क्या करनी होगी, फाइल करनी होगी। ब्रांच ये किसको फाइल करेगी, विद द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी आपका हेड ऑफिस है। इसके अलावा और कोई लोकेशन का पॉइंट नहीं है। बट कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, कर रहा हूं ओवर कर रहा हूं, रुक, जल्दी कर रहे हैं सर, बस करो। अब कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा जाएगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखनी है क्या, नहीं सर, देयर इज ऑप्शन, ऑप्शन आप एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया रख सकते हैं, बट जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, एक AOC 5 फॉर्म आपको क्या करना होगा, फाइल करना होगा विद द रजिस्टर, दैट्स इट। और इसके अलावा कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। हुआ क्लियर? सो यहीं पे एक बार इसको स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि आज बेसिक था, थोड़ा डिटेल में ज्यादा हम लोग चले गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर या ऑडिट ट्रेल फीचर के रिगार्डिंग काफी बात हुई, क्लियर। बट वन टाइम ये क्लियर करना भी जरूरी था, क्योंकि अमेंडमेंट्स हैं, नए नए पॉइंट्स यहाँ पे एडअप किए गए, क्लियर। इसीलिए कह रहा था कि लेटेस्ट बुक्स का आप लोगों को क्या होता है, फायदा होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका अमेंडेड वाला पार्ट ही होगा, क्लियर। एंड ये अटेम्प्ट भी आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पे लिखा होगा एप्लीकेबल फॉर, आई थिंक सो May 22 लिखा हुआ है। एक्चुअली लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं फास्ट, जल्दी आती हैं, तो ये रीसेंट पेपर के लिए है। इसके बाद बुक तो आएगी, बट हम लेंगे नहीं। हम जितनी अमेंडमेंट्स आएंगी, थोड़ी बहुत, क्लियर, जो अमेंडमेंट्स आएंगी, अमेंडमेंट लेक्चर में आपको अलग से क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। बुक हम यही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्लियर। द सेम विल बी एप्लीकेबल ऑन November 22 एग्जाम, ऑन November 22 एग्जाम विद सब्जेक्ट टू सम अमेंडमेंट्स, क्लियर। अब मैं वेट तो कर नहीं सकता कि November 22 की बुक कब आई, ठीक है ना। अब ये मान लो मई की बुक आपको कब मिली है, फरवरी में मिली है, तो नवंबर की बुक आपको कब मिलती, अगस्त सितंबर में। अब तब मौका था क्या पढ़ने का, तो इसीलिए सर हमें एक अटेम्प्ट पीछे चलना पड़ता है, एंड विद अमेंडमेंट्स हम उसको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।